नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। पिंजौर में ज्वेलर को गोली मारकर 3 नकाबपोशों ने दिया लूट की वारदात को अंजाम, हालत गंभीर, पीजीआई रेफर। भाजपा के खिलाफ कांग्रेस की चार्जशीट को झूठ का पुलिंदा बता अरुण सूद ने फाड़कर फेंका कूड़ेदान में। और रॉक गार्डन के निर्माता पद्मश्री नेकचंद को जयंती पर किया गया याद। और अब खबरें विस्तार से। पंचकुला के पिंजौर में इन दिनों लुटेरों के हौसले बुलंद हैं। ऐसा ही नजारा वहां देखने को मिला जब दुकान बंद कर घर लौट रहे एक ज्वेलर को रास्ते में घेरकर मोटरसाइकिल पर आए 3 नकाबपोशों ने गोली मारकर लूट लिया। गोली दुकानदार की जांघ में लगी है, जिसे पहले पंचकुला के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया है। लुटेरे उसकी सोने की चेन और नकदी लेकर फरार हो गए हैं। पुलिस अभी तक किसी भी लुटेरे को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जांच जारी थी। पंचकुला के पिंजौर में इन दिनों लुटेरों के हौसले बुलंद हैं। मंगलवार रात करीब 9:30 बजे पंचकुला कालका मेन रोड पर फॉरेस्ट के सामने बाइक सवार 3 नकाबपोशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल पिंजौर मेन बाजार की ज्वेलरी दुकान का मालिक हरीश ओहरी दुकान बंद कर स्कूटी से घर जा रहा था, जिसके बाद 3 नकाबपोश लड़के बाइक पर उसके पीछे लग गए। पिंजौर कालका मेन रोड पर फॉरेस्ट के पास बंगला बस्ती के सामने बाइक पर सवार नकाबपोशों ने स्कूटी के आगे बाइक लगाकर उसे गिरा दिया और हरीश का बैग और गले में पहनी सोने की चेन छीनने लगे। बदमाशों ने हरीश की दाई जांघ पर गोली मारी, जिसके बाद हरीश ने बैग छोड़ दिया। बैग और सोने की चेन लेके तीनों नकाबपोश कालका की ओर फरार हो गए, जिसके बाद हरीश ऑटो के सहारे थाने पहुंचा, जहां थाना प्रभारी रामपाल सिंह ने हरीश के परिवार को संपर्क कर उसे सेक्टर 6 अस्पताल में भर्ती करवाया। खून ज्यादा बहने के कारण डॉक्टर ने उसे पीजीआई रेफर कर दिया। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर डीएसपी मोहित हांडा भी पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल की जांच की। एक ज्वेलर जो एक्टिवा पे अपनी दुकान बंद करके जा रहे थे, उनसे छीना झपटी की 3 बाइक सवार लोग थे और जब उन्होंने रेजिस्ट किया तो फिर नीचे उनकी जांघ पे उन्होंने फायर किया। उनको तुरंत प्रभाव से हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से उन्हें पीजीआई रेफ़र किया। फ़िलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। हमारी जो सभी टीम्स हैं वो इसकी जांच में जुट गई हैं, जो फॉरेंसिक टीम्स हैं और बाकी जो हमारी टेक्निकल टीम्स हैं, और जो इसमें ज़रूरी कदम होंगे वो उठाए जाएंगे और टीम्स अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। अभी जो उनकी डिटेल स्टेटमेंट है वो हम रिकॉर्ड करेंगे। अभी ये बताया जा रहा है प्राइमा फेसी कि एक बैग और एक उनका गले की जो चेन है वो इस वारदात में गई है, और जो डिटेल उनकी स्टेटमेंट दी जाती है उसके बेस पे इन्वेस्टिगेशन। के बाइक पे और एक अपने ज्वेलर है उनको गोली मार के चैन वगैरह छीन के लगे। अब ऐसे तो मौके देखते हैं, तो लोग पहले अभी मौका देख रहे हैं, इनको हॉस्पिटल लेके आए थे जी। बहरहाल घायल हरीश ओहरी का पीजीआई में इलाज चल रहा है। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं पिंजौर थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच लूट को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश में जुट गए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। चंडीगढ़ में हाउसिंग बोर्ड के मकानों को अलॉट करवाने और कमर्शियल साइट अलॉट करवाने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाली और खुद को गवर्नर का करीबी बताने वाली मनजीत कौर को प्रोडक्शन वारंट पर लाई चंडीगढ़ पुलिस ने आज कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। कोर्ट ने बार बार मनजीत कौर से पूछा कि लोगों से लिए गए करोड़ों रुपए उसने कहां रखे हैं, तो उसने बताया कि उसने सारा पैसा मंदिर के निर्माण पर लगा दिया। लेकिन कोर्ट का यह कहना था कि मंदिर निर्माण पर 100 करोड़ रुपया नहीं लग सकता। उसने कहा कि उसने सिर्फ लोगों का 3 करोड़ रुपया लिया है और वह देने के लिए भी तैयार है। कोर्ट ने पुलिस से यह भी पूछा कि इस मामले में सह आरोपी मनजीत
कौर का बेटा और बहू अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, तो पुलिस का कहना था कि बहुत जल्द उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मंजीत कौर ने खुद की बीमारी का वास्ता देकर उसे जमानत की मांग भी की, लेकिन कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। वहीं मंजीत कौर के खिलाफ एक और FIR लॉन्च हो गई है। उसने 2 बहनों से 60 लाख से भी अधिक की ठगी की है, जिन्हें सेक्टर 51 में फ्लैट दिलाने के नाम पर यह ठगी की गई थी। अब तक मंजीत कौर के खिलाफ 7 मामले दर्ज हो चुके हैं और 18 शिकायतें अभी भी पेंडिंग है, जबकि 100 से अधिक लोग ऐसे हैं जिनसे 2 से 3 लाख रुपया रिहेबिलिटेशन स्कीम के तहत उन्हें मकान अलॉट करने के नाम पर यह ले चुकी है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों में सभी पार्टियां बड़े बड़े दावे कर रही हैं और अपनी अपनी जीत का ऐलान भी कर चुकी हैं। इसी बीच बुधवार को आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व केंद्रीय मंत्री हरमोहन धवन भी उपस्थित हुए। हरमोहन धवन ने कहा कि नगर निगम में बीते 6 सालों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा कि अपने पूरे वायदे भी चंडीगढ़ की जनता के साथ भाजपा ने नहीं किए। उन्होंने कहा कि सभी वायदे पूरे करने का आम आदमी पार्टी मादा रखती है और यदि लोग आम आदमी पार्टी को चुनते हैं तो लोगों को एक कुशल प्रशासन मिलेगा। होने हैं इस चुनाव में जो मुद्दे हैं वो सारे सामने आपके आ ही चुके हैं, सारी पार्टियां बोल रही हैं करने के लिए, लेकिन मुझे 1-2 बातें कहनी है। पहले तो ये कि जो कॉर्पोरेशन 25 साल सिल्वर जुबली हो गई है, तो कभी कांग्रेस कभी भाजपा, कभी कांग्रेस कभी भाजपा आती रही है और 25 साल में ये दोनों पार्टियां इस शहर को लूटती रही हैं, बेवकूफ़ बनाती रही हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी पात के नाम पर। तो आपको जनता को ये सोचना होगा कि एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दीजिए ताकि हम झाड़ू से इस शहर की सफाई कर सकें और लोगों को न्याय दिला सकें। आप सब जानते हैं कि चंडीगढ़ में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में और प्रशासन में कितना भ्रष्टाचार है, करप्शन है। और जहाँ पर हमारी फिक्स डिपॉजिट होते थे कॉरपोरेशन पे, तो आज हम देनदार हैं, हम लोन ले रहे हैं, तो ये हालत कर दी है। तो मैं तो महसूस करता हूँ कि चंडीगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का नाम बदल कर करप्शन कॉरपोरेशन ऑफ चंडीगढ़ कर देना चाहिए, CCC कर देना चाहिए। कि भरमार है कि हर ऊपर से लेकर नीचे तक तो करप्शन की भरमार है। हमें अगर मौका मिलेगा तो हम इस तरह का काम चंडीगढ़ कॉरपोरेशन में बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। दूसरी बात, आप सब लोग जानते हैं कि इस शहर का कितना बुरा हाल करती है। शहर बहुत ब्यूटीफुल सिटी कहा जाता था, सारे दुनिया में इसका नाम था, लेकिन हम यहाँ पर किसी भी अफसर की कोई जवाबदेही नहीं है। सिर्फ एक अफसर को रिपेट्रिएट करने से समझते हैं कि हल हो जाएगा। 16 से 66 नंबर पर हम आ गए हैं रैंकिंग में स्वच्छता के, तो इसके कौन जिम्मेदार लोग हैं? क्या एक अफसर को वापस रिप्रेजेंट करने से ये बात वापस आ जाएगी? नहीं आएगी। अगर हम जनता का हमें सहयोग मिला और कॉरपोरेशन में आम आदमी पार्टी का बहुमत मिला तो हम इंक्वायरी कमीशन बैठाएंगे और जो जो लोग इसके जिम्मेदार होंगे उनको हम सजा दिलवाएंगे। दोस्तों, हरियाणा राज्य महिला आयोग द्वारा पंचकुला में हरियाणा के कई जिलों से आई महिलाओं से जुड़े मामलों को सुना गया। हरियाणा राज्य महिला आयोग की कार्यकारी अध्यक्ष प्रीति भारद्वाज दलाल द्वारा महिलाओं से जुड़े हुए मामलों को लेकर सुनवाई भी की गई। इस मौके पर दोनों पक्ष और उनके वकील भी मौजूद रहे। मौके पर ही कई मामलों का निपटारा भी किया गया। जी, हमने आई थिंक 7 से 8 जिलों के मामलों में जो हमारे पास आयोग में कंप्लेंट आई हैं तो उनको सुना गया है और अभी भी सुना जा रहा है और कल और आज हमारे यहाँ इसका समापन होगा। तो अलग अलग मुद्दों पर कंप्लेंट्स आई हैं, दहेज हत्या, पुलिस के अगेंस्ट, इवन महिला पुलिस जो हैं उनके घर में क्या समस्याएं हैं, बहुत से संगीन से मामले आज आयोग ने और कल हम लोगों ने सुने हैं। इसमें पोस्को के भी मामले हैं, नाबालिग लड़कियों के भी मामले हैं, इरकनसाइबल डिफरेंसेस जो शादी में रहते हैं उसके मामले आए हैं, घरेलू हिंसा के, गृह कलेश के, दहेज प्रताड़ना, हर तरीके के मामले आयोग ने सुने हैं। और
कुछ मामलों में जिन्हों में हमने और ज़्यादा केसेस की हेयरिंग लगाई थी, कुछ की हमारे पास एक्शन टेकन रिपोर्ट आ गई है, जो कि जिसमें संतुष्टि पाई गई है, उनको हमने मैटर्स को फाइल कर दिया है। यदि ये टोटल आप लगा के चलेंगे तो 50 से ज़्यादा मामले उनका निस्तारण हमने पिछले 2 दिन में किया है। तो अगर बात की जाए ज़्यादातर क्या मामले हैं महिलाओं को लेकर हिंसा की, जो बात की जाए तो ज़्यादातर मामले क्या हैं आज इन सुनवाई के दौरान? जी, घरेलू हिंसा के, दहेज प्रताड़ना के और जिसको कहते हैं कि डाइवोर्स के, देन उसके बाद उत्पीड़न के जो मामले हैं, सो ज़्यादातर फैमिली मैटर्स इस बार ज़्यादा आए हैं, जिसको आप समझ सकते हैं। और इसमें एक थोड़ा सा हम जो डिफ्रेंशिएट करता है, जैसे पिछली बार हियरिंग हुई थी तो उसमें आपकी बार ये है कि इवन जो घर में लड़कियां कुंवारी हैं वो अपने पेरेंट्स के खिलाफ 1, 2, 3 मामले ऐसे आए हैं, उन्होंने कंप्लेन अपने पेरेंट्स के खिलाफ की है। और लड़कियां बालिग हैं, कमा रही हैं, पढ़ी लिखी हैं, सो कुछ इट्स वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच, जो कि एक उभर के एक मुद्दा हमारे को सामने नज़र आ रहा है, जो कि चिंता का विषय है। सो कहीं ना कहीं इवन पेरेंट्स भी फ्रस्ट्रेटेड बच्चों को देखकर रहते हैं, या फिर उनको लगता है कि बच्चे इंडिपेंडेंट हैं, या फिर बट अगर आयोग में कोई कंप्लेन आती है तो वो एक बहुत ही लास्ट स्टेज पर जब अति हो जाती है तभी हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं। तो वो भी एक बहुत संवेदनशील विषय है, जिसके ऊपर आयोग हमें लगता है कि हमें पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पर हमने आयोग में हरियाणा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से हमने एक्सपर्ट वकील, 4 वकील हमने उनकी सेवाएं ली हैं, और 1 स्टॉप सेंटर की लीगल काउंसलर्स, उन लोगों की भी हमने सेवाएं ली हैं, ताकि मामलों का त्वरित रूप से और बेहतर तरीके से निपटान हो सके, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं। और अभी चल रहे हैं मामले, एज यू कैन सी दैट। जी, एक्चुअली हमारी हरियाणा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ये जो प्री मैरिटल काउंसलिंग सेंटर्स होते हैं, बेसिकली उन्हीं का अंडर आता है। तो मैं पर्सनली जाके यहाँ पे जो मेंबर सेक्रेटरी हैं हरियाणा स्टेट लीगल सर्विसेज के, उनसे जाके मैं प्रमोद गोयल जी से मैं मिली थी और इस बारे में हमारी बात हुई थी। तो रेवाड़ी में एक सेंटर बना है, एंड उसमें एक जैसे नहीं होता, जैसे हमारे यहाँ पे 1 स्टॉप सेंटर्स बने हुए हैं, तो दैट रिक्वायर्स अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, एक हर जिले में बनना चाहिए। सो एक प्रोजेक्ट के रूप में वो काम कराया जाएगा उस चीज़ को। तो अभी हमने उसका खाका तैयार करने की हमारी एक अभी प्रिलिमिनरी हमारी मीटिंग्स हुई हैं। तो ये एक बहुत अच्छा बड़ा विषय है, और जो ज़रूर उसका मतलब कि आई वुड से दैट इट इज़ द नेसेसिटी एंड नीड ऑफ टाइम। प्री मैरिटल काउंसलिंग, शादी से पूर्व जो काउंसलिंग है, मेडिकल काउंसलिंग है। हम कहने का मतलब ये है कि HIV का हमारे टेस्ट होने चाहिए, या फिर थायराइड के टेस्ट होने चाहिए, या फिर हमारे कुछ ऐसे रोग होते हैं जो जेनेटिक रोग होते हैं। सो यदि वो मेडिकल काउंसलिंग होती है, या फिर कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है, या फिर कोई फिजिकल इश्यूज़ हैं, सो अगर प्री मैरिटल काउंसलिंग सेंटर्स होंगे, सो आई थिंक बहुत से जो लिव इन रिलेशनशिप से जो रिलेटेड मैटर्स होते हैं वो भी रिजॉल्व हो पाएंगे उससे पहले। सो कहने का मतलब ये है। दूसरा जी, मामले बढ़ते हैं बहुत एवरी 3rd, 4th, 5th मैटर इज लिव इन रिलेशनशिप, एंड द प्रॉब्लम्स दैट women फेस और men फेस आफ्टर दैट। हमारे पास रेगुलर रूप में लिव इन रिलेशनशिप के बहुत मैटर्स आते हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली कि रूरल एरिया से भी, गांव के एरिया से भी इस तरीके के मामले आते हैं। चंडीगढ़ कांग्रेस ने नगर निगम चुनावों के मद्देनजर अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इस संकल्प को कांग्रेस के नेता पवन कुमार बंसल, पंजाब व चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी और चंडीगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चावला ने रिलीज किया। इस संकल्प पत्र में कांग्रेस ने कुल 18 वायदे लोगों से किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर बहुमत से कांग्रेस आती है तो इन सभी वायदों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। यूपीए ने, कांग्रेस ने, श्रीमती सोनिया गांधी ने विशेष तौर पे चंडीगढ़ के लिए इंतजाम करवाया था, फाइनेंस मिनिस्टर श्री चिदम्बरम जी को कह के, वो आज तक भी पूरा नहीं हुआ। उससे आज भी बहुत कम है। जबकि अगर वो 813 करोड़ होता और उसमें 10% आय वर्ष बढ़ता रहता, तो इस वक्त आप अंदाजा लगा लीजिए वो 1400-1500 करोड़ पे पहुंच गया होता। 7 वर्षों में दुगना हो जाता। इतना बड़ा एक चंडीगढ़ के साथ अन्याय भाजपा ने किया है। उस वक्त कॉर्पोरेशन के पास अपनी FD 500 करोड़ के तकरीबन थी, वो सब खत्म कर दी है, और उसके बावजूद भी शहर की दुर्दशा आप सभी देखते हैं, आप सभी उसके भोगी हैं। इसलिए हमारा संकल्प यही है कि हमने वापस हर कदम उठाने हैं
यहाँ से कोई प्रयास नहीं हुआ किसी ढंग से। पार्लियामेंट को देखने चले गए, लेकिन वित्त मंत्री से जाके ये बात की, इन्होंने जोर नहीं लगाया कि वहां से पैसा लेके आते हमारे ये काउंसलर या उस वक्त के मेयर उनके साथ। कांग्रेस का संकल्प ये है कि चंडीगढ़ को, जैसे हरीश चौधरी जी ने कहा, हमने एक नंबर पे लाना है, उसके लिए सब कदम उठाएंगे, टैक्स नहीं बढ़ाएंगे। तरीके हैं आमदनी पैदा करने के, कांग्रेस ने की थी और आगे को करेगी। जो जो हमारे इसमें घोषणा पत्र में है, एक एक चीज को बिल्कुल बारीकी से देख के उसका कार्यान्वयन होगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, ये हम आपको वायदा देते हैं। केजरीवाल ने जितने भी वायदे दिल्ली में किए हैं, जाके देखिए, वो सब बातें बिल्कुल झूठी निकल रही हैं। कुछ किसी ढंग का वहाँ नहीं हुआ। हमने जो कहा है, लोग खुशी खुशी जितना दे रहे थे उतना उनसे लेंगे और बाकी तरीके ढूंढेंगे। गूगल एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, और आप तो सभी प्लेटफॉर्म एग्जाम्पल हैं कि कितना रेवेन्यू आप लोगों को बिना टैक्स के लिए जा सकते हैं। आपको बात बात पे आप एडवर्टीजमेंट के तरीके बना सकते हैं, एडवर्टीजमेंट की पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं, जिससे आप रेवेन्यू अर्न कर सकते हो। कोई स्टेज वो आए, आज उनका कहना कि हम ये पानी फ्री देंगे, हम बिजली फ्री देंगे, ये झूठे वायदे कर रहे हैं। मैं ये बात एक जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और जाके देखिए वहां कितना दिल्ली देखिए, 15-15 रुपए लग रहा है दूसरे लोगों को, जिनमें उन्होंने 300 का वो कह दिया। क्या लोगों के साथ दिखते हैं उसके बावजूद? क्या लोगों की दुर्दशा है? क्या झुग्गियों में लोग बैठों के क्या हालात है? क्या वहाँ सड़कों की हालात है? जो केजरीवाल जी के काम है, और दूसरे लोगों को 15-15 रुपए यूनिट देना पड़ रहा है इस वक्त। देखिए, ये घोषणा पत्र हमारा ये होता है कि जब हम सत्ता में आएंगे या हमारा मेयर बनेगा, तो अगले 5 साल में हमने ये क्या क्या करने हैं। कुछ काम बहुत जल्दी करने वाले होते हैं और कुछ टाइम बाउंड होते हैं कि उसको हर महीने का तय करेंगे, फिर हर साल तय का करेंगे। ये हमारा घोषणा पत्र होता है कि 5 साल के बाद अब फिर हम जनता के सामने जब आएँ तो ये चीज़ें हम वादा करके गए थे और इसमें कितने हमने किए हैं, कितने नहीं किए, ये हमारा घोषणा पत्र ये होता है। मुख्य बिंदु हमने इस पर ये रखे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2-3 साल के अंदर लोगों के ऊपर एक बहुत भारी बोझ डाल दिया है, पानी के रेट बढ़ा दिए, कोविड सेस लगा दिया, सीवरेज सेस लगा दिया, इंटरटेनमेंट सेस लगा दिया, ये सारी चीज़ों को रैशनलाइज करेंगे हम। जितना लोग टैक्स की सिस्टम होता है, जितना लोग आसानी से दे सकें। किसी की आप गर्दन पे तलवार रख के ये सरकारी सुविधाएँ लेनी पड़ेगी और उस पर आप टैक्स लें, ये कांग्रेस की नीति नहीं रहेगी। हम इसमें रियायत भी देंगे और इसको अफोर्डेबल जो एक होते हैं जिसको बर्दाश्त कर सके जनता, वो रेट पे लेके आएंगे। एक तो हमने मुख्य तौर पर ये कहा है। सड़कों की हालत के बारे में हमने मुख्य जोर दिया है कि जो सड़कों की हालत इतिहास में कभी इतनी बुरी नहीं देखी गई, अब जो है तो इस पे हम प्रायोरिटी पे काम करेंगे। एक बिंदु हमने और बहुत रखा है, जितने भी हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कम्युनिटी सेंटर्स हैं, उनमें अगर कोई आने वाले समय में कोई भी चंडीगढ़ का नागरिक अपनी बेटी की शादी करना चाहेगा तो उसके लिए कोई बुकिंग चार्जेस नहीं लगेगा। एक हमारा अहम बिंदु है। कुछ हमने और सीनियर सिटीजन के लिए राहत रखी है कि कम्युनिटी सेंटर इस्तेमाल करने में उन्होंने अपना कोई वहाँ पे मीटिंग करनी है, कोई इंडोर गेम खेलनी है या वहाँ जाकर करना, उनके लिए कोई चार्जेस नहीं होंगे। जो आदमी समाज के जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी दे दी हो समाज के लिए और आज वो इस पड़ाव पे आ गए हैं, तो वो उनके लिए रायतों देने का हमने कुछ काम किए हैं। उसके अलावा हमने गांव के बारे में जिक्र किया है कि गांव के लिए ऐसी योजनाएं बनाएंगे जो 2 साल में इन्होंने बिना सोचे समझे उनको नगर निगम में मर्जर कर दिया उसका। वो एक तरह से स्लम एरिया बनते चले गए। अब गाँव की जगह ज़्यादा वो कॉलोनी की तरह, जो पुरानी कॉलोनी होती थी, उनकी तरह नज़र आने लगे। तो उनके लिए हमने कहा है कि इसके लिए समुचित फंड की व्यवस्था करेंगे, खास एक हेड बनाया जाएगा उसमें, और उसमें सिर्फ गांव के विकास के लिए ही एजेंडे लाके उनको प्राथमिकता दी जाएगी। बहुत से मुद्दे हैं। हमने सफाई कर्मचारियों के लिए बात रखी है कि अगर हम आएंगे तो जैम पोर्टल में नहीं होगा, ये शोषण नहीं होने देंगे, या जो इन्होंने हेराफेरी की है उनकी हम जांच भी कराएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुए युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर वार वेटरन्स की मौजूदगी में एक किताब वार इन द ईस्ट लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश 1971 का विमोचन हुआ। इस किताब को वीर चक्र विजेता कर्नल रिटायर्ड रणबीर सिंह ने लिखा है। कर्नल रणबीर सिंह ने इस युद्ध के सिपाही थे और 4 राजपूत रेजिमेंट के मेजर थे। यह किताब भारतीय सैनिकों के साहस, दृढ़ संकल्प और मरणासन भावना को दर्शाती है। आज उस शख्स की जयंती है जिन्होंने चंडीगढ़ का नाम पूरे विश्व में चमकाया है, और वह रॉक गार्डन के निर्माता हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेकचंद की। पद्मश्री नेकचंद की आज जयंती थी, जिन्हें आज भी याद किया गया। उनके द्वारा बनाए रॉक गार्डन में लोग आए और उनकी प्रतिमा पर फूल मालाएं चढ़ाकर उन्हें याद किया।
आज भी उनकी वो कलाकृतियां लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है, जिसे बनाने में उन्होंने अपनी ताउम्र लगा दी थी। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। आज उस शख्स की जयंती है जिसने चंडीगढ़ के रॉक गार्डन को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहचान दिलाई है। हम बात कर रहे हैं रॉक गार्डन निर्माता नेकचंद सैनी की। पद्मश्री नेकचंद भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वे ऐसे कलाकार थे जिनकी बनाई दुनिया को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक चंडीगढ़ आते हैं। अब चंडीगढ़ के इस रॉक गार्डन को किसी पहचान की जरूरत तो नहीं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ खास है जिसके बारे में लोग पूरी तरह से नहीं जानते होंगे। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन दुनिया के सबसे ज्यादा फेमस गार्डन में शुमार है। देश के मशहूर रॉक आर्टिस्ट नेकचंद ने वेस्टेड मटेरियल से करीब 40 एकड़ में इस गार्डन को तैयार किया था। नेकचंद ने 1957 में ये नेक पहल की और करीब 18 साल के अथक प्रयास के बाद इस विश्व प्रसिद्ध रॉक गार्डन को तैयार कर सके। पंजाब के रहने वाले नेकचंद ने लोक निर्माण विभाग में 1951 में सड़क निरीक्षक के तौर पर काम करते हुए प्रसिद्ध सुखना झील के निकट जंगल के एक छोटे से हिस्से को साफ करके औद्योगिक और शहरी कचरे की मदद से यहाँ एक बगीचा सजाकर लोगों को एक अनूठी जादुई दुनिया से रूबरू करवाया था, जिसे आज हम रॉक गार्डन के नाम से जानते हैं। इस गार्डन का उद्घाटन 1976 में किया गया था। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। और अब कोरोना अपडेट। चंडीगढ़ में भी काफी दिनों बाद आज 8 नए कोरोना के पेशेंट सामने आए हैं, जिसमें एक पेशेंट बापू धाम का भी है, जहां कोरोना ब्लास्ट हुआ था पिछले दिनों। अब बापू धाम में भी प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। इस कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए हर व्यक्ति की तलाश की जा रही है ताकि उसका टेस्ट लिया जा सके। वहीं पंचकुला में भी आज 4 और मोहाली में भी 4 नए मामले सामने आए हैं। आपसे वही गुजारिश है कि यदि कोरोना से बचना है तो गाइडलाइन की पालना करें, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, मास्क पहनें और बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और हाँ, वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। और तापमान। ट्राई सिटी में बुधवार को अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से भी कम है। आने वाले 24 घंटों में पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है और शीतलहर मैदानी इलाकों में आएगी, जिसके बाद अब चंडीगढ़ में रात का तापमान और कम होगा और दिन में भी ठंडक का एहसास होगा। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। देश और विदेश की हर खबर और जानकारी के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।